गुड इवनिंग बच्चों। मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। कुछ दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। अब यहाँ पर कुछ रीज़न था जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, पर ठीक है, अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है तो अब लगातार आपकी क्लासेस होंगी और एमसीक्यूज़ के माध्यम से मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कराने का प्रयास करूँगा। और पूरे जितने भी चैप्टर हैं, क्योंकि 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आने हैं तो 20 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं और चाहता हूँ कि 20 में 20 आएंगे तो ऑटोमेटिक आप 80 के करीब पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए एमसीक्यूज सीरीज एक स्टार्ट की है हमने। सबसे पहले हिस्ट्री के पहले दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, फिर तीसरे चौथे, इसी तरह ज्योग्राफी, इसी तरह इकोनॉमिक्स और इसी तरह सिविक्स को भी करेंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वो भी ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ तो उनको भी बेनिफिट मिले और आप भी बेनिफिशियल रहिएगा। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत होती है तो हम हैं साथ आपके। अब इतना जान लीजिए कि अब आपका पेपर करीब आ गया है तो आप अपनी पढ़ाई को एक सिस्टमैटिक वे से आगे ले चलिए और बस आधे घंटे 45 मिनट आप एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पूरे चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हैं वो सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और इस क्लास में सबसे पहले जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, क्योंकि जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा पीडीएफ से उस। ठीक, क्योंकि ऐसे में जब पीडीएफ दूंगा तो पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, पर जब मैं पीडीएफ के साथ आंसर्स रखूंगा तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए पहला जो क्वेश्चन है, द टर्म नेशनलिज्म इज रिलेटेड टू। मैंने कहा नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया फीलिंग फॉर नेशन, मतलब किसी देश को बनाने के लिए, या फिर यूनिफिकेशन ऑफ नेशन। ठीक, मतलब किसी एक नेशन या किसी एक देश को बनाने के लिए जो फीलिंग्स होती है वही आपकी उस देश के लोगों का नेशनलिज्म कहलाती है। और जो नेशनलिज्म होगा वो सीधे रिलेटेड होगा नेशन से, ना ही रिलीजन से होगा, ना ही लैंग्वेज से होगा और ना ही कल्चर से। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मेन कॉज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब ऐसा मेन कॉज कौन सा था जिसके कारण यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ता हुआ गया, आगे देखने को मिलता है, या फिर नेशनलिज्म की भावना या फिर देश बनाने की भावना यूरोप में देखने को मिलती है। तो मैंने कहा सबसे पहला होने वाला रिवॉल्यूशन आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जो यूरोप या कहते हैं या पूरे विश्व का सबसे पहला रिवॉल्यूशन आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है, जैसे कि कब हो रहा है, तो 1789 एडी में हो रहा है। राजा कौन था, तो आपका लुइस 16 था। मैंने कहा क्यों हो रहा था, क्योंकि 3 स्टेट में आपका फ्रांस उतने समय डिवाइड था और वो तीनों स्टेट अलग अलग आपके लोगों से बिलोंग करते थे। जैसे फर्स्ट स्टेट आपका क्लर्गी से बिलोंग करता था, सेकंड स्टेट आपका नोबेलिटी से बिलोंग करता था और पीजेंट्स वगैरह जो थे वो आपके थर्ड स्टेट में आते थे और इनसे ही टैक्स लिया जा रहा था, जिसके कारण वहां पर रिवॉल्यूशन देखने को मिला। तो आपका नेशनलिज्म पहली बार यूरोप में किस कारण से आता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण से आता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हो रहा था, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हो रहा है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको 1789 में देखने को मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्लोगन वाज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब ऐसा कौन सा स्लोगन है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित स्लोगन के बारे में पूछ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा पहला है पीस, फ्रीडम, इक्वालिटी। इक्वालिटी तो था पर फ्रीडम और पीस की बात अभी वहां पर नहीं हो रही थी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, यही तीनों आपके स्लोगन्स थे जो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बिलोंग करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, ये जान लीजिए कि मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या तो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन सब को क्वेश्चंस को इसीलिए आप रिवाइज करते चलिए। मैंने कहा फ्रैटर्निटी की अगर बात करेंगे तो फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा या ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारा या ब्रदरहुड, तो भाईचारा, इक्वालिटी और लिबर्टी वहां के मेन स्लोगन थे आपके जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था। आगे बढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट वाज द रूलर ऑफ, नेपोलियन बोनापार्ट कहां का रूलर था, तो याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट आपका फ्रांस का रूलर था। और नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक नेपोलियन कोड आया था 1804 जिसको आपको दिमाग में रखना है। अभी आगे रिवाइज कराते हैं उसे भी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। द कोड इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। द कोड इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इज नोन एज नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड। ठीक है,
तो जो नेपोलियन के द्वारा एक कोड जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। और कब आया था ये, तो मैंने अभी आपको बताया 1804 में नेपोलियन कोड देखने को मिलता है। क्या था इसमें, तो मैंने कहा बेसिकली ये वहाँ के लोगों के लिए था फ्रांस के। और क्या फ्रांस में जो थर्ड स्टेट में डिवाइड था, बहुत लोग परेशान थे, पीजेंट्स जो ज़्यादा परेशान थे, बेसिक उनके लिए था, आम जनता के लिए था, ये भी कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले उसने कहा कि हम भाई ये जो आपका फ्यूडल सिस्टम चल रहा है, जो जमींदारी प्रथा चल रही है ना, इसको हम खत्म कर देंगे, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। उसके बाद इन्होंने कहा जो किसान है ना, जो पीजेंट्स हैं, इनको हम उसके सर्फडम, सर्फडम का मतलब है जो बेचारे दास बने हुए हैं, जो मोनोरियल ड्यूज उनके ऊपर हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। फिर कह रहा है कि जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन सबको भी हम खत्म कर देंगे। तो किसी ना किसी रूप से ये कह रहा है फ्रांस को हम और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। इसी में मैंने आगे आपको और बताया था, एंथोसिज्म टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, मतलब किस तरह जो उनका उत्साह था वो दुख में बदल गया, क्योंकि कहा तो बहुत सारी चीजें उसने, पर वो उतनी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाया वहां पर फ्रांस में, जिसके कारण लोग गुस्सा दिखाने लगे नेपोलियन के लिए। इसलिए बहुत ज्यादा दिन तक नेपोलियन अपना रोल नहीं चला पाया वहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस ऑफ वीना वॉज हेल्ड इन, तो कांग्रेस ऑफ वीना कब हुई थी, तो आपको सभी को पता है वीना कांग्रेस हो रही है आपकी 1815 में। और वीना कांग्रेस से मैंने आपको बताया सबसे पहले वीना कांग्रेस हो क्यों रही है, तो कहा वीना कांग्रेस भाई जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, तो उसके जितना भी एरिया पर वो रूल कर रहा था, तो अब वो पावर किसके हाथ में जाए, उसको डिवाइड करना था, इसीलिए वीना कांग्रेस हो रही थी। इसमें मैंने कहा वीना कांग्रेस में 4 कंट्रीज आपकी आती हैं, जिसमें ईया से याद रखना है, ईया वाली तीनों थी। ईया का मतलब है ऑस्ट्रिया थी, प्रसिया थी और रशिया थी। उसके बाद एक और थी जिसका नाम था ब्रिटेन। ठीक है, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रशिया और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रीज थी, जिसमें ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक के द्वारा इसको क्या किया गया था, होस्ट किया गया था। ड्यूक मैटरनिक के द्वारा इस वियना कांग्रेस को होस्ट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि वियना कांग्रेस को किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मैटरनिक, जिसके द्वारा इसे होस्ट किया गया था। देखिए वही क्वेश्चन बन गया है, हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस ऑफ वीना, कांग्रेस ऑफ वीना किसके द्वारा लाई गई थी, तो वीना कांग्रेस जो थी ड्यूक मैटरनिक के द्वारा, कहीं ना कहीं ड्यूक मैटरनिक के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। मैंने कहा देखिए क्वेश्चंस आपको अगर ऑप्शनल करने हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आपको सब आता हो, जरूरी यह है कि आपको क्या नहीं आता है। ठीक, क्या इसका आंसर नहीं हो सकता है, इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट मोनार्की, लिबरलिज्म का मतलब क्या, एब्सोल्यूट मोनार्की होगा। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर केवल एक रूलर हो और उसी के रूल चल रहे हो, बाकी कोई रूलर मतलब बाकी और किसी का बात ना मानी जा रही हो, या फिर केवल राजा रूल कर रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। रिलीजियस रूल नहीं हो सकता। इंडिविजुअल फ्रीडम, तो लिबरलिज्म केवल किस पे बात कर रहा था, कि सभी को अलग अलग स्वतंत्रता दी जाए, इंडिविजुअल फ्रीडम पे बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड यंग इटली, यंग इटली किसके द्वारा फाउंड की गई थी, तो जोसेफ मैजनी, नाम याद रखना है। यंग इटली किसके द्वारा, तो जोसेफ मैजनी के द्वारा फाउंड की गई थी। और एक यंग इटली थी और इसी के साथ दूसरी भी थी यंग यूरोप, उसको भी आपको याद रखना है। यंग इटली, यंग यूरोप, ये दोनों किसके द्वारा फाइंड की गई थी, तो ये दोनों फाइंड की गई थी जोसेफ मैजनी के द्वारा। हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपसे, इनके बारे में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि जोसेफ मैजनी के बारे में एक शॉर्ट नोट दीजिए, जिसमें आपको लगभग 60 to 70 वर्ड लिखना होता है। तो इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि जोसेफ मैजनी का जन्म कब हुआ था, तो आप लिख सकते हैं 1807 में जिनेवा इटली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि यंग इटली और यंग यूरोप के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। सोसाइटी के फाउंडर के यंग इटली के इन्होंने मार्सेलेज में फाउंड की थी, और यंग यूरोप आपकी बर्न में देखने को मिलती है। उसके बाद इन्हें जब ये 24 एज के थे, जब इनकी एज 24 की थी, तो इन्हें एग्जाइल का मतलब है एग्जाइल का मतलब इन्हें देश निकाला, मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया था कुछ कारणों से। क्या कारण था, तो 1831 में इन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्ट किया था, मतलब एक क्रांतिकारी एक प्रदर्शन किया था, जिसके कारण इन्हें देश से निकाला मिल गया था, इटली से बाहर इन्हें निकाल दिया गया था। और याद रखना है कि इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी के भी मेंबर थे, कार्बोनरी में जो एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी उसके भी ये मेंबर थे। ठीक है, तो जोसेफ मैजनी से आपको इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है, हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को किसके द्वारा लीड किया गया था, तो याद रखना है ऑटो वैन बिस्मार्क के द्वारा।
ठीक है। ऑटो वैन बिस्मार्क के द्वारा किस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को क्या आगे बढ़ाया गया था, फिर या जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा जो योगदान देखने को मिलता है वो ऑटो वैन बिस्मार्क का ही देखने को मिलता है। उसके बाद है जर्मन यूनिफिकेशन वॉज कंप्लीटेड इन, जर्मन यूनिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ था। तो मैं अगर जर्मन यूनिफिकेशन की बात करूं तो जर्मन यूनिफिकेशन आपका 1871 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अगर इटली के यूनिफिकेशन की बात करता हूं तो 1861 में कंप्लीट हुआ था। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की बात करता हूं तो ये आपका 1801 में जब आयरलैंड ब्रिटेन में मिल गया था, तो तब मतलब जब 4 कंट्री एक हो गई थी तब ये आपका खत्म हुआ था। ठीक है, तो 3 यूनिफिकेशन आपको पढ़ने हैं यहां से, एक जर्मन यूनिफिकेशन, एक इटली यूनिफिकेशन और एक ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन में आपको ऑटो वैन बिस्मार्क के बारे में पढ़ना है। इटली के यूनिफिकेशन में आपको 3 आपके रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें मैजनी रहेंगे, आपके काउंट डी कैमिलो केवर रहेंगे और गैरिबल्डी रहेंगे। उसके बाद ब्रिटेन में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन और 1801 में आपका आयरलैंड के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए इसी तरह मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दूंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। ठीक, फिर कह रहा है हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अभी मैंने बताया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इन तीनों का योगदान था, मैजनी का भी था, गैरिबल्डी का भी था, केवर भी था। गैरिबल्डी के द्वारा जब 2 सिलीज जीता जाता है, 2 सिलीज, ठीक है, 2 सिलीज को जीता जाता है, तभी मुख्यतः देखते हैं हम कि कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन ऑफ इटली अपने एकदम अंतिम छोर पर पहुंचता है। ठीक है, तो इन तीनों का योगदान इटली के यूनिफिकेशन में रहता है। तो अगर इटली का यूनिफिकेशन पूछा जाए तो पहले आप मैजनी का योगदान लिखेंगे, कैवर का फिर योगदान लिखेंगे, फिर आप गैरिबल्डी का योगदान लिखेंगे और कंप्लीट हो जाएगा ये आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉट कंप्लीटेड इन, अभी मैंने बताया कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब कंप्लीट हुआ था, तो 1861 में कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मेनिया वॉज द एल्गोरिया ऑफ, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, जर्मेनिया है और एक और नाम मिलता है क्रिश्चियन मेरियाना। ठीक है, ये दोनों एल्गोरीज है। तो अब आपको पता होना चाहिए एल्गोरीज क्या है। एल्गोरीज क्या है, एक तरह से फोटो है। ठीक है, एक फोटो बना दी गई है और उस फोटो से हम क्या कर रहे हैं, नेशन को डिनोट कर रहे हैं। एल्गोरी का मतलब क्या होता है, तो एल्गोरी का मतलब होता है कि एक फोटो, और वो फोटो क्या कर रही है, किसी नेशन को डिनोट कर रही है, किसी देश को डिनोट कर रही है। जैसे हमारे यहाँ एल्गोरीज, जैसे हम भारत माता की बात करते हैं तो वो वहाँ भारत की एल्गोरीज है, वैसे ही जर्मेनिया की बात करेंगे तो जर्मनी, और अगर क्रिश्चियन मेरियाना की बात करेंगे तो क्रिश्चियन मेरियाना कहाँ की एल्गोरीज थी, तो फ्रांस की एल्गोरीज थी। ये दोनों अलग अलग आपको याद रखना है। मैंने कहा एल्गोरीज क्या है, तो 1830 के समय ऐसा हो रहा था कि लोग पोर्ट्रेट बना रहे थे, चित्र बना रहे थे, और चित्र को एक देश के रूप में बना रहे थे कि जर्मेनिया है, जर्मेनिया एक देश को बता रही है। क्रिश्चियन मेरियाना है, वो भी एक फ्रांस नाम के देश को बता रही है। भारत माता भी आप देखेंगे आप सेकंड चैप्टर में कि भारत माता का पोर्ट्रेट बनाया गया, वो भी एक देश के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट एल्गोरीज होती हैं जो किसी न किसी देश के बारे में बताती है। मेरियाना, अभी मैंने कहा मेरियाना वाज द सिंबल ऑफ फ्रांस। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The revolution of 1848 were led mainly by peasants, workers, liberal middle class और अरिस्टोक्रेसी। तो याद रखना है जो 1848 में, देखिए वहाँ पर जो बेसिकली 1848 की अगर बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जब रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 देखने को मिलता है तो लिबरल मिडिल क्लास के द्वारा ही देखने को मिलता है। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज्ड इन, नेशन स्टेट का आइडिया कहाँ पर आया था, तो आपको सभी को पता है सबसे पहले नेशन स्टेट का आइडिया यूरोप में देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रोमांटिसिज्म वाज एसोसिएटेड विद, अब रोमांटिसिज्म जो था, रोमांटिसिज्म का मतलब है कि हम केवल पोर्ट्रेट से ही नहीं, हम नेशनलिज्म के फीलिंग को हम कहीं ना कहीं फोक सॉन्ग्स, ठीक है, मतलब अपने देश के सॉन्ग्स के रूप में देखेंगे, या फिर हम देखेंगे उसके कल्चर के रूप में। जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है, तो रोमांटिसिज्म वाज एसोसिएट विद, आंसर होगा कल्चर, कल्चर से बिलोंग करता है आपका क्या, रोमांटिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फोक कल्चर वाज यूज्ड टू प्रमोट, अगर मैंने अभी आपको बताया कि फोक कल्चर किस लिए यूज हो रहा है। फोक कल्चर का मतलब है अपने जो शास्त्रीय नृत्य कहते हैं या फिर अपने देश के नृत्य। ठीक है, उस देश के जो नृत्य होंगे उन्हीं को फोक कल्चर का मतलब है उस देश की सभ्यता। जैसे हमारे देश की सभ्यता अलग है, किसी दूसरे देश की सभ्यता अलग है, तो ये किसको बताते हैं, यूज टू प्रमोट द नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए फोक कल्चर को
मतलब रखा जाता है। हु सपोर्ट कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? तो कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं कंजर्वेटिव्स। मैंने कहा 3 लोग थे यूरोप में, एक थे लिबरल्स, मतलब 3 तरह की आइडियोलॉजी चल रही थी, एक थे लिबरल्स, दूसरे थे आपके रेडिकल्स और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स। ठीक है, ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, ये कंजर्वेटिव ऐसे लोग थे जो रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब ऑर्थोडॉक्स, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो पुरानी विचारधाराओं को मानते थे, जो कहते थे कि अगर राजा का शासन चल रहा है तो मोनार्की सिस्टम ही चलना चाहिए, उसे चेंज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं पुरानी विचारधाराओं को मानते थे वो कंजर्वेटिव्स कहलाते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज फाउंडेड द यंग यूरोप? अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ किसने फाउंड किया था यंग यूरोप को, तो मैजनी ने। मैजनी के बारे में यंग यूरोप, यंग इटली 1807 में मतलब इनका जन्म हुआ था। और जब 24 एज के थे तो इन्हें क्या हुआ, एग्जाइल भेज दिया गया और कार्बोनरी एक नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके मेंबर भी बने थे। इन द 19th सेंचुरी द नेशनलिज्म वॉज क्लोजली लिंक्ड विद, नेशनलिज्म किससे लिंक था क्लोजली? तो आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहां से दिमाग में रखा है, नेशनलिज्म का मतलब है डेमोक्रेसी, मतलब प्रजातंत्र, मतलब एक ऐसा तंत्र हो जिसमें मोनार्की सिस्टम ना हो। कौन सा सिस्टम हो जाए? लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम हो जाए, मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ द जर्मनी एट द टाइम ऑफ द यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन के टाइम जर्मनी का रूलर कौन था? विलियम फर्स्ट। ठीक है, याद रखना है, जिसने बेसिकली अपने आप को प्रोक्लेम्ड किया था एज अ किंग ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो याद रखना है जर्मनी का यूनिफिकेशन, मैंने कहा जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हो रहा है? 1871 में। इटली का कब हो रहा है? तो 1861 में। और इटली में आपको याद रखना है 3 नाम, कौन कौन से? तो मैजिनी का, काउंट डी कैमिलो केवर का और गैरीबल्डी का, इनके द्वारा इटली का यूनिफिकेशन हो रहा है। और अगर आप जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी में विलियम फर्स्ट का नाम याद रखना है और किसका नाम याद रखना है? ऑटो वैन बिस्मार्क। ऑटो वैन बिस्मार्क, जो बेसिकली जर्मन यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाने का काम किया गया था, जिनके द्वारा। इटली वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन से पहले इटली कितने स्टेट्स में डिवाइड था? यूनिफिकेशंस का मतलब ये छोटे छोटे ऐसे राज्य थे, इनको क्या किया, सबको एक साथ कर दिया गया और वो देश बन गया। ठीक है, पहले होता क्या था कि पहले यहाँ पर कोई और राजा शासन कर रहा है, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और यहाँ पर अलग रूल, यहाँ पर अलग रूल, यहाँ अलग रूल, यहाँ अलग रूल। तो अब क्या किया गया कि सबको एक साथ कर दिया गया और सब जगह सेम रूल कर दिया गया। तो यही होता है यूनिफिकेशन। तो इटली जब डिवाइड कितने, मतलब यूनिफिकेशन से पहले कितने स्टेट्स में डिवाइड था? तो इटली आपका 7 स्टेट्स में डिवाइड था। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेशनलिज्म इन द फ्रांस वाज प्रमोटेड बाय? फ्रांस में जो नेशनलिज्म था वो किसके द्वारा प्रमोट किया गया? तो आप जान रहे हैं रिवॉल्यूशन के द्वारा प्रमोट किया गया। चर्च वाले करेंगे नहीं, क्योंकि क्लर्गी से संबंधित है, मोनार्की काहे करेंगे भाई, आर्मी वाले करेंगे नहीं, तो रिवॉल्यूशन से किया गया। यंग जर्मनी वाज रिलेटेड टू? यंग जर्मनी किससे रिलेटेड थी? तो मैंने कहा यंग जर्मनी की अगर बात करेंगे तो नेशनलिज्म से रिलेटेड देखने को मिलता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एक बार, तो दिमाग में रखिएगा। नेशनलिज्म क्रिएटेड अ सेंस ऑफ? नेशनलिज्म एक क्या सेंस? मैंने कहा यूनिटी। अब आप अलग अलग ऐसे बिखरे पड़े हैं और नेशनलिज्म का मतलब है हमको सबको साथ लाकर एक देश बनाना है, तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म किसको डिनोट कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? तो यूनिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वॉज? मतलब सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर नेशनलिज्म यूरोप की बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल कहाँ पर सबसे पहला रिवॉल्यूशन होता है? तो फ्रांस में होता है। तो जिस कारण फ्रांस सबसे पहला आपका एग्जाम्पल बनता है किसका? यूनिफिकेशन का या फिर नेशनलिज्म का। द मेन एम ऑफ नेशनलिज्म वॉज टू क्रिएट अ नेशन स्टेट। मेन क्या था एम? कि क्या करना है, हमें एक नेशन स्टेट बनाना है, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर अलग अलग स्टेट हों पर वो किसी एक नेशन से संबंधित हो। तो ये तो आपका पूरा पहले चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव था और आपने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें अभी से पढ़ ली। एक आपने 1804 नेपोलियन कोड पूरा पढ़ लिया, आपने मैजिनी के बारे में पढ़ लिया, आपने केवर के बारे में पढ़ लिया, आपने गैरीबल्डी के बारे में पढ़ लिया, आपने यहाँ पर तीनों यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, जर्मनी, इटली और आपका ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। आपने बहुत सारी चीज़ें और यहाँ नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा कि आखिर कैसा क्या नेशनलिज्म था। तो ये आपका लगभग पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया यहाँ से। अब हम दूसरे चैप्टर पे चलते हैं और दूसरे चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया और इसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन इंडिया का।
तो आपका पहला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस्ड विच प्रिंसिपल, मतलब ये सत्याग्रह सिंपल सा मैंने आपको बताया था, सत्याग्रह का मतलब है सत्य से आग्रह, मतलब प्रेम से हम क्या करेंगे, आग्रह करेंगे, अपनी बात को मनवाएंगे। तो किस पे डिपेंड करता है, तो पहले तो मैंने कहा सत्याग्रह बेसिकली ट्रूथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, नॉन वायलेंस और ट्रूथ पर डिपेंड करता है। तो क्या कह रहा है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर आधारित है, फिजिकल फोर्स बिल्कुल नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं, ठीक है, अपील टू कॉन्शियस कह सकते हैं, अंतरात्मा मतलब अपने आत्मा की आवाज, मतलब शांति से हम बात करेंगे, और वायलेंट स्ट्रगल तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा आपका तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, अपील टू कॉन्शियस, ठीक है। सत्याग्रह, सत्याग्रह से और भी अगर बातें करें तो चलिए अभी तो आएगा ही, बातें कर ही लेंगे हम। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था 1917 में, तो मैंने कहा महात्मा गांधी, एमजी, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। तो मैंने कहा कोई भी सत्याग्रह है तो आपको तीन चीजें दिमाग में रखनी है, पहला किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो महात्मा गांधी, कब चलाया जा रहा है, तो 1917, कहां पर है ये चंपारण, तो आपने कहा बिहार में है, क्यों चलाया जा रहा है, तो मैंने कहा इंडिगो प्लांटेशन, जो नील प्लांटेशन था इसके खिलाफ, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट चलाया जा रहा था, क्यों, क्योंकि नील की खेती से हमारी जो लैंड्स की जो फर्टिलिटी थी वो खत्म हो रही थी, जिसके कारण गांधी जी के द्वारा इसको चलाया गया। और फिर मैंने कहा कि क्या सफलता मिली, तो हाँ बिल्कुल सफल रहा है आपका। तो इतनी चीजें किसी भी उससे आपको याद रखनी, किसके द्वारा, कब चलाया गया, कहां पर है और क्यों, ठीक है। तो ये चारों चीजें, तो आपने कहा चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया, तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। द खेड़ा सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू, खेड़ा सत्याग्रह किससे रिलेटेड था, इंडिगो प्लांटर से, तो आपका चंपारण सत्याग्रह था। टैक्स रिमिशन की बात करेंगे, फॉरेस्ट लॉज या सॉल्ट टैक्स भी हटा देंगे, तो केवल हम यहां से बात करेंगे आपका जो इंडिगो टैक्स रिमिशन से संबंधित था आपका, मतलब मैंने कहा खेड़ा सत्याग्रह। अब मैंने कहा खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1918 में होने वाला आपका अहमदाबाद, सॉरी आपका गुजरात में, खेड़ा गुजरात में आपका होने वाला सत्याग्रह था, गुजरात में 1918 में सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि आपका टैक्स जो था वो ज़्यादा लिया जा रहा था, उसी को कम करने के लिए आपका ये सत्याग्रह हुआ था। किसके द्वारा चलाया गया था, तो फिर वही किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट वॉज अपोज थ्रू द रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह से किस एक्ट का अपोज किया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है रॉलेट सत्याग्रह से किसका, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट मैंने कहा क्या एक्ट था ये, तो भैया रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना किसी मतलब बिना किसी चार्ज फाइल के, बिना किसी के आपको बिना किसी सुनवाई के 2 साल की सजा, 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, और कोई वकील कोई दलील नहीं कर सकते हैं आप इसमें। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक। द जलियांवाला बाग वाज मैसेकर टुक प्लेस इन अमृतसर पंजाब, ये आपका बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने कहा कब हुआ था, तो मार्च आपका मार्च नहीं कह रहे हैं, आपका 1919 में आपका ये देखने को मिला था आपका जलियांवाला सत्याग्रह। तो ये आपका मैप में भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग सत्याग्रह कहाँ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर, जलियांवाला बाग आपका अमृतसर पंजाब में है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहीं पर रॉलेट सत्याग्रह के कारण आपके जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। मैंने आपको पहले बताया रॉलेट सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह है जिसमें बेसिकली विदाउट ट्रायल 2 ईयर्स की आपको प्रिजनमेंट होती थी, बिना ट्रायल के आपको, बिना किसी वकील के 2 साल की आपको सजा हो जाएगी, जिसके विरोध में, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पर कई सारे लोग आकर जमा हुए थे। और उन्हीं पर क्या हुआ था, जनरल डायर, ठीक है, नाम याद रखना है, जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो और यही जलियांवाला बाग मैसेकर देखकर गांधी जी ने, मतलब आगे भी बढ़ते हैं, हम आगे भी देखते हैं कि सत्याग्रह और आगे कैसे बढ़ा था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी पूछ लिया जाता है। तो सत्याग्रह से आपको सीधे रिलेट करना है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से अगर आप सीधे आगे बढ़ेंगे तो रॉलेट एक्ट में आपको 3-4 दिन दिमाग में रखने, एक 6 अप्रैल, एक 10 अप्रैल और एक 13 अप्रैल। 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है, 10 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली में आने से मना कर दिया जाता है, और 13 अप्रैल को आपका हो रहा है क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु ऑर्डर्ड द फायरिंग एट जलियांवाला बाग, अभी मैंने आपको बताया जनरल डायर के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली कब लॉन्च हुआ था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, वैसे तो आपका 1919 इसका सही आंसर होना चाहिए, पर अब यहाँ पर 1990 है नहीं, तो 1920 ही इसका आंसर होगा, ठीक है।
अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात कर लें, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा था। ठीक, जैसे अवध में अलग चल रहा था, आपके जो प्लांटेशंस थे उनमें अलग चल रहा था, आप साउथ में जाएंगे तो अलग तरीके से चल रहा था क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो गांधी जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, याद रखना है आपको, उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। और इस पुस्तक में गांधी जी ने लिखा अपनी बुक में कि हम केवल हमारे ऊपर रूल ब्रिटिशर्स इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम इनका कॉपरेट कर रहे हैं, और जिस दिन हम कॉपरेशन को रिफ्यूज करते हैं, मतलब कॉपरेट नहीं करेंगे, 1 साल में इनकी सरकार गिर जाएगी, इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। तो इसी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने क्या किया, बायकॉट करना चालू किया, बहुत सारी चीज़ों का बायकॉट किया इन्होंने, लोगों ने फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया, अपनी मतलब कह सकते हैं कि नौकरी, अब आप देखेंगे तो जो आपके वकील थे, जो वकील कह रहे हैं, जो आपके हाँ जो लॉयर्स थे, उन्होंने भी प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था, और हमने काउंसिल इलेक्शंस का भी बायकॉट किया था, और जो बाद में हमें दिक्कत महसूस हुई कि नहीं, काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करना चाहिए था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉन हुआ था? तो मैंने आपको बताया 1922 आपका एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। उसके बाद चौरा चौरी इंसिडेंट ऑकर्ड इन विच स्टेट? तो चौरा चौरी कहाँ है? तो मैंने कहा चौरा चौरी आपका कब है? तो उत्तर प्रदेश में आपका चौरा चौरी स्थान पर यह हुआ था। व्हाट डिड गांधी जी कॉल ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश रूल, मॉडर्न रूल नहीं कहेंगे, सिविलाइज रूल नहीं कहेंगे, हाँ सैतानिक, ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे स्टैटनिक या फिर सैतानिक रूल भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो गांधी जी ने ब्रिटिश रूल को क्या कहा था? तो सैतानिक रूल के नाम से जाना गया था। उसके बाद साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में आ रहा है 1927 को। तो ये साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत में जो साइमन कमीशन है वो आ रहा है आपका 1927 को। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट बनी थी, टोरी गवर्नमेंट। ठीक है, एक नई गवर्नमेंट बनती है टोरी गवर्नमेंट, और ये जॉन साइमन के हेड, इसके मतलब एक कमीशन बनता है जिसके हेड होते हैं जॉन साइमन, और जॉन साइमन को भारत भेजा जा रहा है। और सबसे मेन रीज़न ये होता है कि क्यों आ रहे हैं भारत, तो ये भारत आते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को समझने, या फिर कह सकते हैं भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को बनाने के लिए इन्हें भारत भेजा जाता है। इनके साथ 7 मेंबर थे और 7 में से कोई भी भारतीय नहीं था, जिस कारण साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे साइमन गो बैक के नारे के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है 1927 में आया था, टोरी गवर्नमेंट बनी थी जिन्होंने जॉन साइमन को साइमन कमीशन का हेड बनाया था। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बनाने आ रहे थे। और क्यों इसका विरोध हो रहा था भारत में? तो इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के साथों कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण इसका विरोध हो रहा था। और इसी में लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी लगने से मौत हो गई थी। द स्लोगन गो बैक साइमन वाज रिलेटेड टू, आपको अभी बताया, गो बैक साइमन वाज रिलेटेड टू साइमन कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच मूवमेंट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च? डांडी मार्च से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। डांडी मार्च या फिर इसको साल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है। तो डांडी मार्च या साल्ट मार्च के कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका, तो याद रखना है। द साल्ट मार्च वाज फ्रॉम साबरमती टू, साबरमती से कहाँ तक? तो थोड़ा साल्ट मार्च के बारे में जान लेते हैं। साबरमती से दांडी तक आपका ये साल्ट मार्च चला था। और साल्ट मार्च आपको इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्ट लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाता है। तो सिंपल से अगर ये साल्ट मार्च की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो मैंने कहा 31 जनवरी 1930 को गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी एक लेटर सेंड करते हैं। उतने समय जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे आपके इरविन। ठीक है, वायसराय इरविन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें अपनी 11 डिमांड्स के बारे में लिखते हैं, 11 डिमांड्स के बारे में लिखते हैं। और उसमें से एक डिमांड थी आपकी साल्ट पर टैक्स को हटाना। ठीक है, एक डिमांड थी साल्ट पर टैक्स को हटाना। मैंने क्या बताया? मैंने कहा 31 जनवरी 1930 को गांधी जी के द्वारा उस समय के वायसराय इरविन को अपने एक लेटर लिखा जाता है जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी और कहा कि अगर 11 डिमांड्स आपकी 2 महीने में नहीं पूरी होती है, ठीक है, मतलब उन्होंने बाकायदा उनको टाइम दिया कि हाँ भाई इतने अगर दिनों में, हमारी 2 महीने में अगर ये नहीं पूरी होती है तो हम क्या करेंगे? हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। और उसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत चलाया गया पहला मूवमेंट था साल्ट मार्च। ठीक है, तो साल्ट मार्च से अब आ जाते हैं कि साल्ट मार्च आखिर स्टार्ट कब होता है। तो साल्ट मार्च आपका स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च, साल्ट मार्च से 12 मार्च 1920, 12 मार्च को 1930 को गांधी जी के द्वारा आपका साल्ट मार्च स्टार्ट होता है।
और शुरुआत में जब ये गांधी जी मार्च मतलब चलना जब स्टार्ट करते हैं तो मात्र इनके साथ 78 वॉलेंटियर्स थे, और जब ये डांडी तक पहुंचते हैं तो इनके साथ लाखों लोग हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ा मार्च, बड़ा मूवमेंट कहा जाता है इसे। कितने मील्स चलते हैं तो लगभग तो 240 माइल्स चलते हैं। और कब कंप्लीट करते हैं तो मैंने कहा इसको ये भी याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 को ये कंप्लीट कर लेते हैं अपना पूरा साल्ट मार्च। कैसे कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर डांडी आपका जान रहे हैं कोस्टल एरिया है, वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँच ये पानी को गर्म करके नमक बनाते हैं, जिसके कारण नमक टैक्स मतलब नमक कानून को तोड़ा जाता है। ठीक है, पूरा साल्ट मार्च मैंने फिर से समझा रहा, मैंने आपको समझाया, फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैंने कहा साल्ट मार्च की स्टार्टिंग कहाँ से होती है तो 31 जनवरी 1930 को आपके वायसराय इरविन को गांधी जी के द्वारा अपनी 11 डिमांड्स के ऊपर एक लेटर लिखा जाता है, जिसमें एक साल्ट टैक्स को हटाने की भी बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि साल्ट जो है वो बेसिकली सभी लोगों के लिए यूज होता है, और गांधी जी को लगा कि साल्ट एक ऐसा आपका सिंबल बन सकता है, नेशन सिंबल बन सकता है। क्यों? क्योंकि साल्ट हिंदू हो चाहे मुस्लिम सभी यूज करते हैं। ठीक, फिर डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ। 240 माइल्स चलते हैं ये, और 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी में पहुंचकर नमक बनाते हैं, और साल्ट मार्च मतलब कहीं ना कहीं नमक कानून को तोड़ा जाता है, साल्ट लॉ को तोड़ा जाता है। ठीक है, द सॉल्ट लॉ वॉज वायलेटेड इन विच ईयर, कब वायलेट किया गया था तो अभी आपको बताया 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, ये भी सही आंसर है आपका। विच सोशल ग्रुप डिड नॉट एक्टिवली सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रुप ऐसा था जो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था? रिच पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, लिखा है डिड नॉट एक्टिवली सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो कौन सा ऐसा था? तो मैंने कहा जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे। ठीक है, क्योंकि उनको पैसा कमाना था। रिच पीजेंट्स भी कर रहे थे, बिजनेस क्लास भी आ गया था, वुमेन्स भी आ गई थी आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, बट आपके जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो एक्टिवली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा सोशल ग्रुप नहीं कर रहा था, तो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स। Who among the following was associated with the खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट से कौन संबंधित है? तो मैंने कहा मोहम्मद अली। खिलाफत मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इसी खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी जोड़ा गया था। और खिलाफत मूवमेंट, मैंने कहा खिलाफत मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो क्यों चलाया गया था, तो क्योंकि हमारे वहाँ पर मतलब आप देखेंगे कि आपकी जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उनमें एक खलीफा का पद होता है, जिसको क्या किया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा खलीफा के पद को खत्म करने की बात कर दी गई थी कि नहीं, अब उन्होंने कहा कि भैया कोई खलीफा नहीं होगा। और इसी के खिलाफ पहले तो बाहर चल रहा था, फिर भारत में खिलाफत मूवमेंट आता है, और दो अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो अली ब्रदर्स के द्वारा इसको चलाया जाता है, जिसमें गांधी जी को सपोर्ट करते हैं आके, और बाद में खिलाफत मूवमेंट खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में जाना गया। ठीक है, द टर्म दलित मीन्स का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है ऑप्रेस्ड, याद रखना है। दलित का मतलब अनटचेबल नहीं, पीजेंट्स नहीं, वर्कर नहीं, ऑप्रेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े। गांधी जी कॉल द अनटचेबल, गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या कहा है? तो गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन्स कहा है। हरिजन्स मतलब किसके? और पीपुल ऑफ गॉड, पीपुल ऑफ गॉड, याद रखना है। ठीक है, दोनों नाम। गांधी जी ने जो अनटचेबल्स को क्या कहा है? हरिजन्स कहा है या पीपुल ऑफ गॉड कहा गया? कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन, पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच में साइन किया गया था? तो मैंने कहा दो पैक्ट आपको याद रखने, एक गांधी इरविन पैक्ट, जिसके बाद आपको राउंड में आपको गोल में सम्मेलन या फिर राउंड टेबल आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद दूसरा है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट से आपको याद रखना है कि पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच किया गया था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच ये पूना पैक्ट होता है। कब होता है? डेट याद रखनी है, 24 सितंबर 1932। ठीक है, डेट याद रखनी है। पूना पैक्ट कब हो रहा है? 24 सितंबर 1932। और क्या था इस पूना पैक्ट में? तो पूना पैक्ट में जब बी आर अम्बेडकर पहुंचते हैं, गांधी जी उतने टाइम जेल में थे, और उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें क्या है, एक अलग से हमको इलेक्टोरल रेट्स चाहिए। मतलब इलेक्टोरल मतलब हमने कुल मिलाकर अगर हिंदी में सिंपल सी बात करें तो ये कह रहे थे कि जो दलित्स हैं इनके लिए हमें अलग से चुनाव चाहिए, इनके मतलब चुनाव में प्रत्याशी अलग हो, वोट देने वाले भी अलग हो। तो गांधी जी ने कहा ऐसे तो पूरा देश
वेज बढ़ जाएगा। ठीक है, हम एक काम करेंगे, आपको रिजर्वेशन दे देंगे, पर आपको हम अलग से इलेक्टोरल रेट्स नहीं दे सकते हैं, इलेक्टोरल नहीं दे सकते हैं, मतलब आपके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो यही था पूना पैक्ट आपका, जिसमें रिजर्वेशन मिलता है। आप अभी भी देखते हैं आपके यहाँ सीट्स जो होती हैं, कभी कभी आपके बैकवर्ड सीट आती हैं, कभी कभी सामान्य सीट आती है, तो वो केवल किसी कारण है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से आपको याद रखना है कब हो रहा था, तो 24 सितंबर 1932, किनके बीच, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच। हु ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो याद रखना है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा, तो इसके सबसे बड़े आदमी कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई, तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन आपकी बनाई गई भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ग्रुप फॉर्म द बैकबोन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन रूरल एरियाज, मतलब कह सकते हैं कि कौन सा ग्रुप था जिसको हम कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बैकबोन कहा जाता है ग्रामीण इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों की अगर बात करेंगे तो वहाँ के अमीर जो किसान थे, अमीर किसान कौन, जिनके पास जमीन थी, ठीक है, जो लैंड ओनर्स थे, ठीक है, उनको कहीं कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बैकबोन के रूप में भी कहा जा सकता है। बिजनेस सपोर्टेड नेशनलिज्म बिकॉज दे वांटेड, बिजनेसमैन ने क्यों सपोर्ट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स, मतलब बिजनेसमैन होगा तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात होगी, तो वो प्रोटेक्शन चाह रहे थे क्योंकि इंपोर्ट्स पे बहुत पैसा लग रहा था, तो कहीं ना कहीं, और माल भी था, जो सामान उनका गुड्स आ रहा था वो भी सही नहीं आ रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, इस पर इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म को सपोर्ट किया, मतलब गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है, तो लंदन में ही हो रही है, याद रखना है आपको, जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है। विच मूवमेंट इम्फेसिस्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो मैंने कहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट, जिसको लगा, गांधी जी को लगा कि जो हिंदू और मुस्लिम है, ठीक है, जो हिंदू और मुस्लिम है ये दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि खिलाफत मुस्लिम्स के लिए था, और उसी समय गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, और गांधी जी ने कहा इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत एक साथ चलने लगेगा तो हिंदू मुस्लिम भारत के एक हो जाएंगे, तो इसीलिए खिलाफत मूवमेंट को हिंदी मुस्लिम यूनिटी मूवमेंट भी कहा जाता है। हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि स्वराज के लिए फ्लैग किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया, नाम याद रखना है, पिंगली वेंकैया के द्वारा स्वराज फ्लैग क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। स्वराज की बात सबसे पहले कब हुई थी, तो 1930 में, ये भी याद रखना। चलिए आगे भी देख लेते हैं कब आए वो क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस की मेन डिमांड क्या थी, तो पूर्ण स्वराज, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की मेन डिमांड है आपकी पूर्ण स्वराज। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड इन, पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर किया गया, तो 1929 को, ठीक है, पूर्ण स्वराज 1929 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया जाता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। द लाहौर सेशन आईएनसी ऑफ 1929 वाज प्रिसाइज्ड बाय, किसके द्वारा लाहौर सेशन किया गया था, तो मैंने कहा अभी 1929 में जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो सेशन भी किसके द्वारा किया गया था, सेशन के हेड कौन थे, तो हेड थे आपके उतने समय जो 1929 का आईएनसी, आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब सेशन था, उसके जो हेड थे उतने समय 1929 में वो जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज ए इंडिपेंडेंस डे इन, अब इसी के बाद 1929 के बाद, क्योंकि दिसंबर 1929 में आपका आईएनसी का सेशन हुआ था, और उसी के बाद 26 जनवरी 1930 को आपका पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, तो 1930 याद रखना है, पहला इंडिपेंडेंस डे कब, 26 जनवरी 1930। विच नॉवेल इंस्पायर्ड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म, कौन सी है जो आपको नेशनलिज्म के बारे में बताएगी, तो आनंद मठ, जिससे आपको पता है वंदे मातरम लिया गया है, तो आनंद मठ कहीं ना कहीं किसके बारे में बताती है, तो भारत में नेशनलिज्म के बारे में, मतलब राष्ट्रीयता के बारे में बताती है, ठीक है। आनंद मठ किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की, याद रखना है, आनंद मठ किसकी है भाई, तो आनंद मठ है रविन्द्रनाथ टैगोर की, ठीक। हु रोट वंदे मातरम एक मिनट,
हु रोट वंदे मातरम? वंदे मातरम किसके द्वारा, अरे सॉरी सॉरी, वंदे मातरम किसके द्वारा, अच्छा अभी आपको एक क्वेश्चन शायद गलती से निकल गया जल्दी में। आनंद मठ जो पुस्तक है वो आनंद मठ आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है, दिमाग में रखना है। और इसी आनंद मठ से क्या आपका वंदे मातरम लिया गया है, इसी आनंद मठ से आपका वंदे मातरम लिया गया है। तो वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट पेंटेड बाई, पहली इमेज भारत माता की, ये भी अभी हम पोर्ट्रेट की बात कर रहे थे, एल्गोरीज की बात कर रहे थे, तो ये भी एक तरह से एल्गोरीज ही है हमारी। और एक पहली एल्गोरीज किसके द्वारा बनाई गई थी, तो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा आपकी पहली भारत माता की फोटो बनाई गई थी। ठीक है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट प्रिंटेड बाई अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद फोक सॉन्ग वर यूज्ड टू एंटरटेन पीपल, ऑब्वियस सी बात है, फोक सॉन्ग किस लिए होता है, तो स्प्रेड नेशनलिज्म, इसको हम पहले चैप्टर में भी बात कर चुके हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। पहले चैप्टर में इसको रोमांटिसिज्म में हमने बात की कि रोमांटिसिज्म में आपको कल्चर और फोक सॉन्ग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और नेशनलिज्म को जिससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स इन असम वर रिस्ट्रिक्टेड बाई, अब मैंने आपको बताया अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे तो जो असम के प्लांटेशन का मतलब है जो टी प्लांट होते हैं, वहां पर असम में काम कर रहे थे लोग, और एक रूल आया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ठीक है, याद रखना है कब आया था ये, तो 1859 को आया था। तो इसके कारण असम में लोग बहुत दिनों से लगातार काम कर रहे थे, क्योंकि टी प्लांटेशन में ऐसे लोग ही रहते हैं जिनको मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। आप नए आदमी को टी प्लांटेशन वर्क में नहीं रख सकते हैं, जिस कारण वहाँ के रहने वाले लोगों को घर आने की अनुमति नहीं थी। पर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो वहाँ के असम में रहने वाले लोगों को ये लगा कि अब गांधी एरा आ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ तब डेमोक्रेसी तो थी नहीं, हम लोग कहते थे ना कि डायनेस्टी चल रही है, तो उनको लगा अब गांधी युग आ गया है और अब गांधी एरा आ गया है। अब इस गांधी एरा में हम भारत में कहीं भी मूव कर सकते हैं, हम आज़ाद हैं, जिसके कारण ये असम से निकलते तो हैं पर कलकत्ता में पकड़ लिए जाते हैं और बहुत बुरी तरह से इन्हें मारा जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और फिर वापस इन्हें बागानों में प्लांटेशंस में भेज दिया जाता है। तो कौन सा है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। Why did some Muslim group not join the civil disobedience movement? कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया था, तो फियर ऑफ रिप्रेशन नहीं, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर खिलाफत कोलैप्स, या फिर लैक ऑफ लीडरशिप। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए हुआ क्या था कि जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान थे, वो कहीं ना कहीं गांधी जी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिस कारण जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया तो उसमें भी गांधी जी का सपोर्ट मुस्लिम्स के द्वारा नहीं किया गया। ठीक, विच क्लास वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाई द ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन आया था आपको पता है, मैंने आपको बताया कि कैसा समय था 1926 के बाद, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 1928 टू 1930 आपको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मंदी आ गई थी, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है कौन सा क्लास होता है, तो ऑब्वियस सी बात है रिच तो होंगे नहीं, अमीर लोग तो कभी नहीं होंगे, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होंगे, पीजेंट्स और फार्मर्स, मतलब वहाँ के जो किसान होंगे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थे। क्यों, क्योंकि उनके वो तो रोज पैसा बना रहे थे और रोज पैसा खर्चा कर रहे थे, मतलब उनके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, जिस कारण मंदी आने के कारण क्या हुआ कि इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। द ट्राई कलर फ्लैग रिप्रेजेंटेड, ट्राई कलर फ्लैग यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो 3 कलर का फ्लैग बना था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भारत की एकता को रिप्रेजेंट करता है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम थ्रू, मतलब जो कलेक्टिव आइडेंटिटी या फिर हम लोग सब एक साथ आ रहे थे, किसके थ्रू आ रहे थे, तो कल्चर साइंस सिंबल्स के बारे में अगर बात करेंगे कि हम कैसे एक जैसे हैं, तो हमारे कल्चर और सिंबल एक जैसे हैं, जिसके कारण हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, कोर्ट नहीं है, एक नेशनलिज्म, मतलब अगर आप भारत में कहीं भी जाएंगे तो सबकी पुलिस अलग है, ठीक है, आर्मी तो भले एक है, कोर्ट अलग अलग है, पर फ्लैग अगर भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो वही आपको तिरंगा फ्लैग देखने को मिलेगा, तो सभी के लिए वही फ्लैग है, जिसके कारण नेशनलिज्म का एक सिंबल क्या है, फ्लैग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर कॉल्ड ऑफ इन 1932, 1932 में हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया गया था। क्यों, क्योंकि इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था।
हु एमंग द फॉलोइंग वॉज अ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट। रिवॉल्यूशनरी का मतलब है क्रांतिकारी, तो इसमें कौन सा क्रांतिकारी है? गांधी जी क्रांतिकारी नहीं थे, नेहरू क्रांतिकारी नहीं थे, भगत सिंह आपके एक रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, एक क्रांतिकारी नेशनलिस्ट थे, ठीक है। विच क्लास सपोर्टेड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब कौन सी क्लास जो थी उन्होंने फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया था? तो ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट किसने किया था? तो हम कौन सी क्लास करेंगे? ब्रिटिश ऑफिसर्स करेंगे नहीं, पीजेंट्स से कोई मतलब ही नहीं फॉरेन गुड्स से। उसके बाद जो बिजनेस क्लास होगी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस होगा, जो फॉरेन से सामान आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, तभी हमारे यहाँ बनने वाले सामान आगे बिकेंगे, जिसके कारण बिजनेस क्लास ने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया था। द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा कहा गया? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है, ये स्लोगन जरूर पूछा जाता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। What did गांधी दी एम्फेसिस टू यूनाइट इंडियंस, इंडियंस को यूनाइट करने के लिए क्या कहा गांधी जी ने? तो आपको पता है ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर गांधी जी चल रहे थे। गांधी जी का सत्याग्रह, जितने भी सत्याग्रह थे वो आपके ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर ही डिपेंड करते हैं, इसीलिए आपको दिमाग में रखना है गांधी जी किसको एम्फेसिस कर रहे थे इंडियंस को एक करने के लिए? ट्रूथ और नॉन वायलेंस को। नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू विच मीडियम, नेशनलिज्म किसके द्वारा स्प्रेड बढ़ेगी आगे? पेंटिंग से बढ़ती है, मैंने कहा पोर्ट्रेट आप बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, फोक सॉन्ग देश के लिए गाना गाएंगे, फ्लैग्स है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव। मोस्टली आप अगर ऑल ऑफ द एबव देखेंगे तो आपके यहाँ चांसेस यही होते हैं कि 60 to 70% आपका ऑल ऑफ द एबव सही होता है, पर जल्दबाजी मत करिएगा, हो सकता है गलत भी हो जाए, तो इसीलिए एक बार सब देख लीजिएगा फिर ऑल ऑफ द एबव लगाइएगा। द मेन एम ऑफ नेशनलिज्म वाज, नेशनलिज्म का मेन एम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं भैया, पॉलिटिकल फ्रीडम कह सकते हैं, सोशल रिफॉर्म नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं, तो हाँ बिल्कुल, हमें नेशनलिज्म का मतलब है कि हम अपने अनुसार, देखिए नेशनलिज्म का यही मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने अनुसार लोगों को चुन सकें जो हम पर रूल करें, हम पर कोई ऐसा रूल ना करे जिससे हम नहीं चाहते कि रूल करे, तो यही होती है नेशनलिज्म, इसी को कहते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। Who among the following was the leader of peasant, पीजेंट्स का लीडर कौन था? तो मैंने आपको बताया कि अगर आप बात करेंगे अवध में, ठीक है, अवध में बात करेंगे तो अवध में आप देखेंगे कि जहाँ किसानों का मूवमेंट चल रहा था, जिसको लीड करने का काम किया था बाबा रामचंद्र ने, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय अलग अलग जगह पर चलने वाले मूवमेंट है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर से। द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह हुआ बेस्ड ऑन ट्रूथ, आपको पता है सत्याग्रह ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर बेस्ड होता है। नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद, नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज क्लोजली किससे मिलती जुलती है? ब्रिटिश रिफॉर्म्स नहीं कह सकते, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कॉलोनियल का मतलब एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट, और एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूल करती है, मतलब मान लीजिए ये एक देश है, ये दूसरा देश है, अगर कोई दूसरा देश किसी अन्य देश पर रूल करे तो वो मतलब रूल करने का मतलब है वहां पर अपनी गवर्नमेंट बना ले, तो यहाँ जो गवर्नमेंट बनी है वो आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट कहलाती है। और नेशनलिज्म इंडिया में केवल इसी के खिलाफ था, किसके? एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो दूसरे देश का आदमी हमारे देश में सरकार नहीं चला सकता है, इस पर बात हो रही थी। तो ये आपके लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट इधर से हुए, तो मैंने आपको लगभग आपके 2 चैप्टर से 80 क्वेश्चंस कराए हैं, और अगर 80 क्वेश्चंस कराए हैं तो मैं कहता हूं अगर इन दोनों चैप्टर्स में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा। तो अगर आप ये 80 क्वेश्चंस आप कवर कर लेते हैं तो आप यहां से लगभग ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही, और कैसा लगा आपको? मैंने फिर कहा अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा, और थैंक यू सभी को, अच्छे से पढ़ाई करती रहिए। और मैं सोच रहा हूँ साइंस भी आपको पढ़ाऊँ, तो साइंस का भी आपको वीडियो में लाकर दूंगा, पेपर थोड़ा सा आने दीजिए नज़दीक, इधर भी बनाते हैं उधर भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, गुड नाइट।